आप हैं विविध भारती के संग। जिज्ञासा 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 ज्ञान की रेडियो एक्टिव तरंग। ज्ञान की रेडियो एक्टिव तरंग जिज्ञासा में मैं यूनुस खान आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के इस कार्यक्रम में हम दो महत्वपूर्ण वैज्ञानिकों को याद कर रहे हैं, उन्हें नमन कर रहे हैं। जाने माने खगोल वैज्ञानिक डॉक्टर जयंत नार्लिकर और न्यूक्लियर साइंटिस्ट M.R. श्रीनिवासन। ये दोनों वैज्ञानिक ऐसे हैं जो इस हफ्ते हमसे बिछड़ गए। खगोल वैज्ञानिक डॉक्टर जयंत नार्लिकर ने 20 मई को 87 साल की उम्र में इस दुनिया को अलविदा कह दिया। डॉक्टर नार्लिकर इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स यानी आयुका के संस्थापक निदेशक और एक साइंस कम्युनिकेटर थे। अपने रेडियो और टेलीविजन कार्यक्रमों के जरिए उन्होंने युवा पीढ़ी को विज्ञान से जोड़ने का जोरदार काम किया है और इसके अलावा एक पूरी पीढ़ी है जो उनकी विज्ञान कथाओं को पढ़ते हुए बड़ी हुई है। उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि थी हॉयल नार्लिकर थ्योरी, जिसके बारे में आगे चलकर हम आपको बताएंगे। जयंत विष्णु नार्लिकर का जन्म 19 जुलाई 1938 को कोल्हापुर में हुआ था। पिता का नाम था विष्णु वासुदेव नार्लिकर, जो एक मैथमेटिशियन और थ्योरेटिकल फिजिसिस्ट थे और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के मैथ्स डिपार्टमेंट के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थे। और उनकी मां थी सुमति नार्लिकर, जो संस्कृत की स्कॉलर थी। बनारस की गलियों में जयंत नार्लिकर को पढ़ाई के संस्कार मिले। सेंट्रल हिंदू बॉयज स्कूल से उन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई की। ग्रेजुएशन किया BHU से। उसके बाद चले गए कैम्ब्रिज, जहां उन्होंने कैम्ब्रिज से गणित में डिग्री ली और उसके बाद एस्ट्रोफिजिक्स और एस्ट्रोनॉमी में दक्षता हासिल की। आपको बता दें कि जाने माने साइंटिस्ट स्टीफन हॉकिंग्स भी कैम्ब्रिज में उनके सहपाठियों में से थे। 1960 में जयंत नार्लिकर को एस्ट्रोनॉमी के लिए टाइसन मेडल मिला था। कैम्ब्रिज में डॉक्टोरल पढ़ाई के दौरान 1962 में उन्हें स्मिथ्स प्राइज मिला था। इंग्लैंड जाकर जयंत नार्लिकर ने मशहूर साइंटिस्ट फ्रेड हॉयल के गुरुत्वाकर्षण के नियम पर काम किया। इसके साथ ही उन्होंने आइंस्टीन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी और नॉर्मेटिव थ्योरी का अध्ययन करते हुए हॉयल नार्लिकर सिद्धांत गढ़ा। 1972 में प्रोफेसर नार्लिकर भारत आ गए और टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च से जुड़ गए, जहां उन्होंने थियोरिटिकल एस्ट्रोफिजिक्स ग्रुप बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। साल 2003 में वो सेवानिवृत्त हो गए और इससे पहले 1988 में यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने उन्हें पुणे में IUCAA यानी इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स आयुका की स्थापना करने के लिए बुलाया था। प्रोफेसर नार्लिकर ने इसे एस्ट्रोफिजिक्स और एस्ट्रोनॉमी के ग्लोबल रिसर्च एंड टीचिंग सेंटर की तरह डेवलप किया और ये भारत का एक महत्वपूर्ण संगठन बन चुका है। डॉक्टर जयंत नार्लिकर को विज्ञान में अपने अतुलनीय योगदान के लिए 26 साल की उम्र में सन 1965 में पद्मश्री से नवाजा गया था। साल 2004 में उन्हें पद्म भूषण मिला। 2011 में महाराष्ट्र भूषण से उन्हें सम्मानित किया गया। 1996 में यूनेस्को के कलिंग पुरस्कार से भी उन्हें सम्मानित किया गया था। ढेर सारे पुरस्कार हैं जो डॉक्टर जयंत नार्लिकर को मिले थे, जिनमें शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार, इंदिरा गांधी पुरस्कार वगैरह शामिल हैं। प्रोफेसर जयंत नार्लिकर और फ्रेड हॉयल ने हॉयल नार्लिकर थ्योरी ऑफ ग्रेविटी दी थी, जो सीधे तौर पर बिग बैंग को चैलेंज करती थी। उन्होंने कहा था कि यूनिवर्स की कोई शुरुआत नहीं है और इसका कोई अंत नहीं है। ये हमेशा से एग्जिस्ट करता रहा है और ये लगातार फैलता चला जा रहा है, लगातार नया मैटर बना रहा है। और चूंकि यूनिवर्स फैल रहा है, इसलिए इसकी डेंसिटी में बदलाव नहीं हो रहा है। कहना न होगा, विज्ञान से जुड़े लोग जानते हैं हॉयल नार्लिकर थ्योरी बिग बैंग थ्योरी के मुकाबले मैथमेटिकली ज्यादा सॉलिड थ्योरी है। डॉक्टर नार्लिकर एक विज्ञान कथा लेखक भी थे। उन्होंने कई किताबें लिखी, जिनमें द लाइटर साइड ऑफ ग्रेविटी, साइंटिफिक एज और कहानी ब्रह्मांड प्रमुख हैं। 2014 में भारत की प्रमुख साहित्यिक संस्था साहित्य अकादमी ने उन्हें पुरस्कृत किया था अपने सर्वोच्च पुरस्कार से मराठी भाषा में लेखन के लिए। उनकी आत्मकथा 4 नगरांतले माझे विश्व इसके लिए, और ये आगे चलकर अलग अलग भाषाओं में अनुदित हुई।
प्रेषित वामन परत्ना आला, अंतराला तिल विस्फोट, वायरस, अभयारण्य, यक्षांची देणगी, टाइम मशीनची किमिया, ये डॉक्टर नार्लीकर की महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं। अंग्रेजी में द रिटर्न ऑफ वॉमन, द एडवेंचर, द कॉमेट, माई टेल ऑफ 4 सिटीज वगैरह उनकी प्रमुख किताबें हैं। डॉक्टर जयंत नार्लीकर को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए, नमन करते हुए हम आपको सुनवा रहे हैं उनकी एक पुरानी रिकॉर्डिंग अपने संग्रहालय से, जिसमें वो विज्ञान से जुड़े अलग अलग तथ्य सरल भाषा में बता रहे हैं। जब हम आकाशगंगा में देखते हैं विविध दिशाओं में, तो हमें मेघ दिखाई देते हैं, बादल दिखाई देते हैं। ये मेघ वायु के मेघ रहते हैं, जिनको मॉलिक्यूलर क्लाउड्स बोलते हैं, अणुओं के तारे, मॉलिक्यूल्स उसमें है, गैस के जी। तो कहीं कहीं मेघों के बीच के जो प्रदेश हैं, भाग हैं, उनका घनत्व अधिक हो जाता है। तो जहाँ ये घनत्व अधिक हो जाता है, वहाँ ये अपने गुरुत्वाकर्षण की बदौलत सिकुड़ने लगते हैं, और सिकुड़ने लगते हैं तो धीरे धीरे ऐसी स्थिति आ जाती है कि जैसे कि आप बहुत सारा आटा सान के उसके छोटे छोटे गोले बनाते हैं और फिर रोटियां बनाते हैं, तो उसी तरह इस वायु के जो प्रदेश जिसकी सिमटने की क्रिया शुरू हो गई, उसके छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं, और इन टुकड़ों के की अपने आप सिमटने की क्रिया और आगे जारी रहती है, और उनसे ये गोलाकार सितारे बन जाते हैं। सूरज एक मध्यम टाइप का तारा है। जब ये तारे बनते हैं तो उनके जो गोले बन जाते हैं, जिनसे आगे चल के तारे बनते हैं, तो इसमें जो खास फर्क पड़ता है वो है उनकी वस्तुमान की बदौलत, जिसको हम कितनी मात्रा उस तारे में है। तो अगर बहुत अधिक वस्तुमान का तारा हुआ, उसकी जो आंतरिक बनावट होगी वो कम वस्तुमान तारे से कुछ विभिन्न होगी। तो उसमें ऐसा देखा जाता है, और ये हमारे गणित बताते हैं, गणित के नियम बताते हैं कि जितना वस्तुमान बढ़ता जाता है, वैसे तारे में से निकलने वाला जो तेज है वो बढ़ता जाता है, और उसका जो पृष्ठीय तापमान है वो भी अधिक होता है। तो सूरज का जो पृष्ठीय तापमान है वो अगर हम सेल्सियस में गिनेंगे तो करीब 5,500 सेल्सियस होगा। तो अगर तारा सूरज की अपेक्षा बहुत ही अधिक वस्तुमान वाला होगा तो उसका पृष्ठीय तापमान 10,000 तक जा सकता है, 15,000 तक जा सकता है। तो ऐसे तारे जो हैं, सूरज हमको पीला पीला दिखाई देता है, तो ये जैसे तापमान बढ़ाते हैं वैसे उसका रंग बदलने लगता है। अच्छा। और अधिक तापमान हो तो नीलाहट उसमें आने लगती है। तो आपको जो नीले तारे या तारों में कुछ नीली छटाएं दिखाई दें, तो वे तारे सूरज की अपेक्षा बहुत अधिक तप्त हैं। और हम लोग ऐसा समझते हैं कि लाल रंग मिजाज गर्म है, लेकिन जो लाल रंग के तारे होते हैं उनका तापमान कम रहता है, 4,000 4,500 तक। अब ऐसी कल्पना कीजिए, सूरज जो चमक रहा है तो उसके अंदर अणु प्रक्रियाएं, परमाणु प्रक्रियाएं हो रही हैं, और जब परमाणु प्रक्रिया में हाइड्रोजन का रूपांतर हीलियम में होता जाता है तो ये फ्यूजन रिएक्शन बोलते हैं, जिस रिएक्शन की बदौलत हाइड्रोजन बॉम्ब में से ऊर्जा निकलती है, वही सूरज के पेट में भी वही क्रिया होती रहती है। अच्छा। लेकिन हाइड्रोजन बम जो है वो एकदम फट जाता है, उसका एक्सप्लोजन हो जाता है। सूरज में ये क्रियाएं एक संतुलित रूप में चल रही हैं, और हमारे यानी वैज्ञानिकों के सामने एक आह्वान जो है वो ये है कि ऐसी क्रिया हम लेबोरेटरी में, प्रयोगशाला में कर दिखाएं तो हमारा जो ऊर्जा का प्रश्न है वो सुलझ जाएगा। लेकिन तारे की तरफ लौटें, हाइड्रोजन की जब पूरी क्वांटिटी जो उसमें है वो अगर ख़त्म हो जाती है तो उसके पास कोई चारा नहीं रहता कि अब कैसे, तो उसमें कुछ आंतरिक फर्क पड़ने लगते हैं, और फिर हीलियम जलने लगता है। हीलियम का रूपांतर कार्बन में होता है। ये अगली सीढ़ी है न्यूक्लियर प्रक्रियाओं, और उस समय जो तारा है वो फूलता जाता है और उसका राक्षस तारा बनता है। तो ऐसे कुछ राक्षस तारे भी दिखाई देते हैं, जैसे बीटलग्यूज या काक्षी नाम का जो तारा है, ये राक्षस तारा माना जाता है। तो इसका आकार सूरज की अपेक्षा 700 गुना अधिक, यानी आप कल्पना कीजिए आगे चलकर सूरज जब फूलेगा, राक्षस बनेगा, तो पृथ्वी को भी निगल जाएगा। जैसे कि राक्षस तारे उसके अगले दूसरे छोर पर जाएं तो आपको वाइट ड्वार्फ्स यानी सफ़ेद
बटू या बौने। वामन तारे का जो त्रिज्या है वो सूरज की करीब 1% इतनी छोटी होगी, मतलब सूरज उससे 100 गुना बड़ा है। तो अगर ऐसे वामन तारे का आप छोटा सा टुकड़ा, जैसे कि आप शुगर क्यूब चीनी का टुकड़ा आप खाते हैं, हाँ, हाँ। उतना टुकड़ा अगर आप निकालेंगे तो उसका जो वस्तुमान होगा वो करीब 1 टन के बराबर हो सकता है। जैसे हम लोग तारों की बात कर रहे थे, तो अगर ऐसी कल्पना करें कि सूरज को हम चारों तरफ से दबाते जाएं तो उसका घनत्व बढ़ता जाएगा, और अगर उसकी त्रिज्या करीब 3 किलोमीटर इतनी छोटी कर दें तो उसका घनत्व बहुत ही बढ़ जाएगा। और ऐसी हालत में उसकी पृष्ठभाग पर गुरुत्वाकर्षण इतना तीव्र होगा कि कोई भी वस्तु उससे आगे ऊपर निकल नहीं सकेगी। तो प्रकाश भी जो सूरज की ओर से हमारी तरफ आता है, वो प्रकाश भी उसके पृष्ठभाग को छोड़कर बाहर नहीं आ सकता। तो ऐसी हालत में सूरज या उसका जो कुछ रूप बन गया है वो हम देख नहीं पाएंगे, क्योंकि देखने का एकमात्र साधन जो है वो प्रकाश है। लेकिन अगर प्रकाश ही वहाँ से नहीं आ रहा है तो कैसे देखें? तो ऐसी वस्तु जो है वो ब्लैक होल कहलाती है, काली। और होल इसलिए कि जैसा मैंने पहले कहा, किसी कुएं में आप कोई कंकड़ डालेंगे तो नीचे गिर जाता है, लेकिन ऊपर उछल के नहीं आता। तो ऐसी कल्पना कीजिए कि ब्लैक होल एक जगह मौजूद है, उसको आप देख नहीं पाते, लेकिन ब्लैक होल का गुरुत्वाकर्षण तो बना रहेगा और वो बहुत तीव्र होगा। तो उसके निकट कोई वस्तु आएगी तो उस वस्तु को तो हम देख पाते हैं। तो अक्सर ऐसे 2 सितारे एक दूसरे के चारों ओर घूमते रहते हैं, तो उसमें एक अगर ब्लैक होल बन जाता है तो दूसरा सितारा हम गोल घूमता हुआ देखते हैं। और ऐसे सितारे को अगर हम देखें तो हम सोचते हैं ये गोल गोल किसके चारों ओर घूम रहा है। तो उससे हम लोग अंदाज़ा लगाते हैं कि यहाँ एक ब्लैक होल मौजूद होगा जिसके चारों ओर ये घूम रहा है। भारत के न्यूक्लियर एनर्जी प्रोग्राम पर काम करने वाले साइंटिस्ट M.R. श्रीनिवासन का 20 मई को तमिलनाडु के ऊटी में निधन हो गया। वो 96 साल के थे। M.R. श्रीनिवासन का जन्म 5 जनवरी 1930 को ब्रिटिश भारत के बेंगलोर में हुआ था। उन्होंने मैसूर के इंटरमीडिएट कॉलेज से साइंस की पढ़ाई की। इस दौरान उन्होंने इंग्लिश और संस्कृत को लैंग्वेज ऑफ मीडियम के तौर पर चुना था। 1950 में उन्होंने विश्वेश्वरैया के इंजीनियरिंग कॉलेज से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया। 1952 में मास्टर्स पूरी की और आगे की पढ़ाई के लिए कनाडा के मॉन्ट्रियल की मैगिल यूनिवर्सिटी गए, जहां उन्होंने गैस टरबाइन टेक्नोलॉजी में स्पेशलाइजेशन के साथ पीएचडी की। सितंबर 1995 में श्रीनिवासन डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी से जुड़ गए थे। यहां उन्होंने भारत के परमाणु ऊर्जा के जनक होमी जहांगीर भाभा के साथ काम शुरू किया था। दोनों ने अगस्त 1956 में देश का पहला न्यूक्लियर रिएक्टर अप्सरा बनाया था। 24 जनवरी 1966 को डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा की मृत्यु हो गई, लेकिन श्रीनिवासन और बाकी टीम जानती थी कि भारत को न्यूक्लियर शक्ति तो बनाना ही है। इसलिए डॉक्टर श्रीनिवासन, विक्रम साराभाई, डॉक्टर होमी सेठना, डॉक्टर राजा रामन्ना, डॉक्टर पीके अयंगार, डॉक्टर आर चिदम्बरम और डॉक्टर अनिल काकोडकर ने मिलकर काम किया था। श्रीनिवासन एटॉमिक एनर्जी कमीशन के चेयरमैन भी बने और 1987 में उन्होंने महाराष्ट्र के मुंबई में NPCIL यानी न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना भी की थी। और पूरी दुनिया में बड़े सम्मान के साथ न्यूक्लियर एनर्जी की फील्ड में उन्हें याद किया जाता था। 1984 में उन्हें पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया था। दोनों ही वैज्ञानिकों की स्मृति में हम नमन कर रहे हैं। ये था आज का जिज्ञासा कार्यक्रम। इस कार्यक्रम के लिए शोधालेख, स्वर और संपादन यूनुस खान का। जिज्ञासा जिज्ञासा